नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो निरंतर प्रयासों के साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है और एक सकारात्मक बदलाव लाने की भी कोशिश और ये पहल जारी रहती है। तो चलिए इसी कोशिश में आज हम आगे बढ़ते हैं और एक खास विषय के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं। आज का हमारा विषय है रोगियों के अधिकार एवं कर्तव्य। जी हाँ, यह है हमारा आज का विषय और इस खास विषय पर बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की एक्सपर्ट महाप्रबंधक क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्टर अर्चना वर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। थैंक यू। और इन्हीं के साथ मैं आप सबका भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि यह हमारा लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि रोगियों के जो अधिकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये हम विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे हम सभी दर्शकों के लिए। शिवाशीष जी, जब कोई रोगी किसी चिकित्सालय में, खासतौर पे किसी सरकारी चिकित्सालय में जाता है, तो आमतौर पे जो आम धारणा है वो ये है कि उनको चूँकि कोई शुल्क नहीं देना है, इसलिए उनको जो भी सर्विसेज जैसी भी हालात में और जिस भी तरह से दी जा सकती हैं वो उनको एक्सेप्ट उन्हें करना ही पड़ेगा जी। पर सच्चाई इससे इतर है। रोगियों के भी कुछ अधिकार होते हैं जिनका उनको सम्मानपूर्वक उनको वो अधिकार प्रदान करना हम सभी की, जो भी चिकित्सालय में स्टाफ है, डॉक्टर हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि रोगियों के अधिकारों का सम्मान करें और उसको जो भी उनके अधिकार हैं उन पूर्ण रूप से उन्हें मिल सकें जी। मैं आपको एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी जी। जैसे रोगियों के अधिकार ये भी हैं। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी रोगी को, जैसे ये नहीं है कि वो गए ओपीडी में, उन्होंने अपना पर्चा दिया, अपनी कंप्लेंट बताई, डॉक्टर ने दवा लिखी, उन्होंने काउंटर से दवा ली और चले आए जी, जो ये आम धारणा है। पर इसके साथ ही उनके अधिकारों में ये आता है कि वो डॉक्टर से ये पूछ सकें कि उनको बीमारी क्या है या संभावित क्या है, जो उनको दवाएँ दी जा रही हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, अगर हैं तो वो क्या हैं जी। उनको जो दवा दी जा रही है किस डोज में देंगी, डेफिनेटली ये तो बताया ही जाता है कि किस तरह खानी है। प्लस उनके साथ साथ ही ये कि कौन कौन सी जांचें उन्हें करवानी हैं, वो जांचें क्यों करवाई जा रही हैं, उनसे अगर उसमें जो भी निकलेगा अगर कुछ, तो उसके हिसाब से उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा, ट्रीटमेंट कितना सफल होगा, इसके भी चांसेस कितने हैं, यदि कोई गंभीर रोग है तो रोग के परिणाम, इन सभी के बारे में जानकारी यदि कोई रोगी चाहे तो वो अपने चिकित्सक से पूछ सकता है जी। ये सभी उनके अधिकार में आता है। डॉक्टर साहब, काफ़ी विस्तार पूर्वक आपने बताया इसके बारे में कि क्या क्या अधिकार हैं रोगियों के। क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या है क्वालिटी एश्योरेंस अगर हम हेल्थ के रिलेटेड से बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी जन उपयोगी सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जी, है ना, मातृ स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए, बाल स्वास्थ्य के लिए, फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे आशा है, एक आशा हेल्प डेस्क, एक आशा वर्कर होती है जो गांव से किसी भी रोगी को शहर में लाना, उसका ट्रीटमेंट कराना, उनकी जांचें कराना, खासतौर पे गर्भवती महिलाओं के साथ में आना, प्रसव तक उनके साथ रुकना, बाद में उनको प्रसवोत्तर सेवाओं के लिए भी लगातार संपर्क में रहना, ये सभी उनके कार्य होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ जो बेसिक सुविधाएं होती हैं या बेसिक जो हम सर्विसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम डिलीवरी की बात करें, प्रसव अगर प्रसव किया जा रहा है तो प्रसव अगर किसी CHC पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हो रहा हो या किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहा हो या किसी बड़े चिकित्सालय में हो रहा हो, प्रसव का एक तरीका होता है, उसमें कुछ सेट पैटर्न होता है, रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो ये कहना है कि प्रसव किसी भी इकाई पर हो, लेकिन जो बे मिनिमम स्टैंडर्ड्स जिनको मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन किए जाएं, यानी कि जो सर्विसेज दी जा रही है वो स्टैंडर्डाइज हों, उसमें इससे फर्क ना पड़े कि वो सेवा किस तरह के स्वास्थ्य केंद्र पे दी जा रही है या बड़े चिकित्सालय में और किस तरह के शहर में दी जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर किसी महिला का प्रसव हो रहा है तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके आराम का पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे जो टेबल होती है उसके ऊपर मैट्रेस हो, उसके ऊपर मैकिनटॉश बिछा हुआ हो, कैलिस पैड जिसको हम कहते हैं वो हो, दस्ताने या जो भी कंज्यूमेबल्स हैं, जो ज़रूरत के सामान है वो सब
पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है जी। तो ये स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो इसके बारे में और भी ढेर सारी बातें जानेंगे। हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो रोगी होते हैं उनके कौन से अधिकार होते हैं? किसी को छोटी बीमारी होती, किसी को घातक बीमारी होती, गरीब लोग होते हैं, तो वो कौन से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? जी शिवाशीष जी, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पाई इनका। हम रोगियों के अधिकार के बारे में ही वो पूछ रहे थे, और अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं किसी को, तो उनमें भी क्या वही अधिकार उनके होते हैं या फिर किसी और तरीके से इसको आगे किसी को रोगियों के जो मुख्य अधिकार हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कौन सी जांचें, जैसा मैंने पहले बताया, ये सामान्य अधिकार सभी रोगियों के पास होते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी हैं, जैसे कई बार कुछ बीमारियां हैं, जैसे आपने अभी कहा कुछ संक्रामक रोग हैं या कुछ स्किन रोग के मतलब त्वचा संबंधी रोग हैं, तो उनमें कई बार ऑल्टरनेटिव दवाएं भी हमारे पास उपलब्ध होती हैं जी। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, इनके भी एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके अपने चिकित्सक हैं। यदि वो सुविधा चिकित्सालय में उपलब्ध है तो रोगी अगर चाहें तो वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं जी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं आज के इस खास कार्यक्रम में, जानेंगे और भी बातें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, जहां आज हम बात कर रहे हैं रोगियों के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में, और इस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं महाप्रबंधक क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्टर अर्चना वर्मा जी। बहुत सारी बातें हमने जान ली मैम, और बहुत सारी बातें भी जाननी बाकी भी हैं। तो अब मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी रोगी के संदर्भ में अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पेशेंट सेफ्टी ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में रोगियों को पता होना चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कोई रोगी आ रहा है और वो ये जानकारी चाहता है कि उसे क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज चल रहा है, जो दवाएं हैं वो किस मात्रा में और कब तक लेनी है, उनके संभावित साइड इफेक्ट क्या हैं, और रोग में आगे बढ़ने की क्या संभावना है ना, तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में समुचित जानकारी देना अपने आप में ये भी पेशेंट सेफ्टी में ही आता है जी। कि उसको पूरा पता हो कि कौन कौन सी दवाएं किस तरह लेनी है। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। जैसे यदि मरीज चिकित्सालय में भर्ती है तो क्या भर्ती रहना, उसमें सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर रहना उसके लिए सेफ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक है, वहाँ पे अगर फायर सेफ्टी वगैरह के सारे इंतजाम हैं, वहाँ पे अगर भूकंप आ जाए या कुछ भूकंप रोधी गतिविधियाँ हों, अगर उस के बारे में मतलब पूरी उन्होंने कर रखा है, इंतजाम किया हुआ है। आग लग जाए तो फायर एग्जिट वगैरह ठीक से बनी हुई है या नहीं, वो उस जगह पे कोई मलबा तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि रास्ते में रुकावट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब पेशेंट राइट में आती हैं। इसी तरह कुछ जैसे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, कुछ पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल्स को, सरकारी चिकित्सालयों में भी कुछ ऐसे होती हैं जिसमें वैधानिक उनको वो लेनी होती है। जैसे कि अगर एक्सरे किया जा रहा है तो उसका उनके पास एक्सरे के लिए ऑथराइजेशन है या नहीं, सही लोग कर रहे हैं या नहीं है, टेक्नीशियन या जो भी उसके जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग हैं या नहीं, उनको अपने कार्य के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट सेफ्टी के अंतर आती हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने जाना पेशेंट सेफ्टी के बारे में, और इसी तरीके से एक और सवाल डॉक्टर साहिबा मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि किसी मरीज को सूचना और इच्छा का कितना अधिकार होता है? सही बात है, ये पेशेंट को सूचना पूरी मालूम ही होनी चाहिए। इसके लिए जैसे ही चिकित्सालयों में यदि कोई रोगी जाते हैं तो ध्यान करें अगर, तो बाहर ही आजकल एक बोर्ड लगा होता है काफ़ी बड़ा सा, जिसको हम लोग सिटीजन चार्टर कहते हैं जी। इस सिटीजन चार्टर पे बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो पहले से ही हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं। जैसे कि वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, साथ ही कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा जो भी सर्विसेज हैं क्या उनका कोई शुल्क है, यदि है तो कितना है, क्या कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो वहाँ जारी किए जाते हैं, जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र है या कोई और सर्टिफिकेट है, और वो कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही RTI संबंधी अगर कोई सूचना चिकित्सालय उपलब्ध कराता है तो वो कैसे मिल सकती है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो किस समय दी जाएंगी, हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं, दवाएं कौन कौन सी उपलब्ध होंगी। अगर किसी रोगी को या उनके परिजनों को कोई शिकायत है या उनका कोई सुझाव है तो उसके लिए शिकायत पेटिका है या नहीं, सुझाव देने के लिए कोई पेटिका है या नहीं, या कोई अन्य व्यवस्था है या नहीं। अगर कहीं किसी को कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या कोई फ़ोन नंबर है जिस पे वो पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिटीजन चार्टर में या अंदर, जैसे ही आप चिकित्सालय में अंदर जाएंगे तो जगह जगह पर डिस्प्लेड रहती हैं जी। तो ये उनको सूचना का अधिकार पूरा है, कोई जो भी रोगी आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनको उपलब्ध हो रही हैं और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं जी।
साथ ही जैसे एम्बुलेंसेज हैं, एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। एक चीज़ और भी है, जैसे ही मरीज़ कोई चिकित्सालय में घुसता है, यदि वो चलने की हालत में नहीं है, मान लीजिए कि उसको कोई अक्षमता है शारीरिक, तो उसके लिए वहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था है या नहीं जी। उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है तो सही चिकित्सक के पास पहुँचाने के लिए क्या सुविधा है। यदि कोई पहली बार आता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो पहली बार आते हैं मरीज़, और अगर वो खासतौर पर पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो लिखी हुई सूचना है वो भी उनको नहीं मिल पाती जी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक रोगी सहायता केंद्र या हेल्प डेस्क या कोई एक मे आई हेल्प यू डेस्क की व्यवस्था है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें उनकी सूचना में आती है। तो मैम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुकी हैं, इटौंजा से सुजाता है हमारे साथ फोन लाइन पे, आइए उनसे बात कर लें। हेलो। हेलो जी सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा से कि सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से किस तरह प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सुजाता जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आमतौर पे ये माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो निजी क्षेत्र में सुविधाएं अच्छी दी जाती होंगी, तो वही चीज़ चिकित्सा में भी लागू होती है कि निजी क्षेत्रों में शायद पेशेंट के लिए सुविधाएं ज़्यादा हैं या व्यवहार वहाँ के स्टाफ का ज़्यादा अच्छा है या गुणवत्ता उनकी ज़्यादा अच्छी है। परंतु अब इस चीज़ को यदि हम इसको नापना चाहें तो उसका भी एक सिस्टम सरकार ने बना लिया है। अगर हम सिर्फ बेसिक सुविधाओं की बात करें तो एक कायाकल्प अवार्ड योजना है, शायद आपने नाम सुना होगा सुजाता जी। उसके आधार उसमें ये करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके आधार पर चिकित्सालयों को हम उनकी गुणवत्ता को नापते हैं जी। उसी तरह जो ये तो बेसिक सुविधाएं हैं कि साफ सफाई कैसी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह निस्तारित कर रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसा है जी। तो ये सारी चीज़ें कायाकल्प में देखी जाती हैं। लेकिन यदि हम चिकित्सालय में दी जा रही सुविधाओं को भी सम्मिलित करें कि उनकी गुणवत्ता कैसी है, तो ये एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन के नाम से एक कार्यक्रम ही कह लें आपके कार्यक्रम है, जिसके उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स लेड डाउन हैं। उस पर हम चिकित्सालयों का गहन अध्ययन करते हैं और समीक्षा करते हैं। उसका डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसमें यदि 70% से अधिक अंक चिकित्सालय अर्जित करता है तो वो NQA सर्टिफिकेशन प्राप्त करता है जी। तो ये अपने आप में एक गुणवत्ता का मापक है, जिससे आप कह सकते हैं कि चिकित्सालय जो सरकारी चिकित्सालय हैं वो भी किसी चीज़ में किसी निजी क्षेत्र से पीछे नहीं है। तो बहुत सारी बातें आज हम जान रहे हैं, कर्तव्यों के बारे में भी और मरीजों के जो रोगियों के अधिकार होते हैं उसके बारे में भी जान रहे हैं, और भी बातें जानने के लिए बाकी हैं। बहुत सारा समय हमारे पास है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिशन हेल्थ आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर, और ये सजीव फोन इन कार्यक्रम हमारा है, और आज हम बात कर रहे हैं रोगियों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। और बहुत सारी बातें हमने जान ली हैं। एक और अधिकार की अब मैं बात करना चाहूँगा वर्मा मैम, और वो ये है कि रोगियों को स्वस्थ वातावरण का कितना अधिकार है। बिल्कुल सही है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार रोगियों को ही नहीं, उनके परिजनों को भी है और हम सबको भी है जी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारी 80% बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ गंदगी के कारण होती हैं। बिल्कुल। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ हाथ यदि समय पे हाथ धो लिए जाएं तो नहीं होंगी। तो इसलिए स्वच्छता तो एक अपने आप में एक ऐसा घटक है जो सीधे सीधे बीमारियों से जुड़ा हुआ है जी। तो साफ सफाई में सभी का रोल होना चाहिए। सफाई का कर्मचारी वहाँ होते ही हैं चिकित्सालयों में, समय समय पर सफाई करते हैं, लेकिन साथ ही रोगियों और उनके परिजनों को भी चाहिए कि वो भी बेवजह गंदगी न फैलाएं, जगह जगह सामान न फेंकें। कई बार घर में खाने का सामान आता है या कुछ भी और है, केले के छिलके हैं या कागज़ है, वो जगह जगह बिखरा देते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। तो ये दोनों तरफ से चलता है कि साफ सफाई समय पे होनी चाहिए, और साथ में मरीजों और उनके परिजनों को भी ध्यान रखना चाहिए कि सफाई व्यवस्था में अपना भी योगदान वो देते रहें। तो ज़रूर अपना योगदान दें, और इसी के साथ आपके जितने भी अधिकार हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा। इसी के साथ डॉक्टर वर्मा, एक और सवाल आता है कि अगर लापरवाही की बात करें चिकित्सा क्षेत्र में, तो क्या किसी मरीज को ये अधिकार होता है कि वो उसके लिए खड़ा हो सके? क्या ये उसके अधिकार में आता है? यदि किसी रोगी को ऐसा लगता है कि उसके इलाज में लापरवाही हुई है जी, तो हो सकता है कि वो सही हो सकता है गलत हो जी। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अपेक्षित परिणाम ना मिल रहे हों तो रोगियों को ऐसा लगने लगता है कि शायद इलाज ठीक नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती। तो इतना अधिकार तो उनका है ही कि वो अपनी बात कह सकें, लेकिन वो सच है या नहीं है और कितनी सच है ये तो जांचने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो चिकित्सालय में जो भी MOIC हैं या इंचार्ज हैं या अधीक्षक हैं उनसे बात की जा सकती है, और आगे की कार्रवाई वो स्वयं तय करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हमने जान ली कि क्या उनके अधिकार होते हैं। अब ये जानना चाहेंगे किसी मरीज के प्रति अगर किसी अस्पताल या नर्सिंग होम की बात करें तो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, नर्सिंग होम हो या सरकारी चिकित्सालय, जो भी रोगियों के अधिकार हैं वो उसी तरह उन्हें दिए जाने चाहिए जैसा कि उनका हक बनता है।
इसके साथ ही अगर हम ये कहें कि कर्तव्य क्या है, मरीजों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जी, तो हम उस पर भी बात करना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मरीज एक चिकित्सालय या दूसरे चिकित्सालय से जाते समय अपने या तो पर्चे भूल जाते हैं या अपनी जांच की रिपोर्ट नहीं लाते हैं, और फिर वो उसमें बेवजह वक्त बर्बाद होता है या समुचित जानकारी चिकित्सालय में जो चिकित्सक है उसको नहीं मिल पाती। तो रोगियों का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने एक फाइल बना के रखें, या कम से कम जो भी पर्चे और जांचें उनकी हैं उनको सही से रखें, और जब भी किसी चिकित्सक के पास जाएं तो मांगने पर उसको प्रस्तुत करें। जो भी दवाएं उनकी चल रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दें। अगर पहले कोई उनका इलाज हुआ है उसके बारे में भी कोई जानकारी छुपाए नहीं। साथ ही जो दवा या जो भी इलाज उनको बताया जा रहा है वो जिस तरह बताया जा रहा है उसको लें, और समय पे जब उनको आने को कहा जाए कि अब फॉलोअप के लिए कब आना है तो उसका भी ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं गोपनीयता की। अगर किसी का इलाज हो रहा है, किसी मरीज का इलाज हो रहा है, तो अस्पताल की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उस इलाज की गोपनीयता को बरकरार रखें? ये बिल्कुल पेशेंट का ये बहुत एक मुख्य अधिकार है कि उसका जो भी इलाज चल रहा है उसके बारे में जानकारी सिर्फ उसे हो। जी, इसके बारे में गोपनीयता बनाए रखना उसका अधिकार ही नहीं है, हम लोग का या चिकित्सकों का, उनके स्टाफ का ये कर्तव्य भी है। जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो आम पब्लिक की पहुंच से दूर रखे जाते हैं, जिससे कोई उनको उसमें कोई ना छेड़छाड़ कर सके, ना उनके बारे में कोई जानकारी ले सके। इसी तरह हॉस्पिटल में जो भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं उसमें भी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है कि एक मरीज दूसरे से या किसी अन्य स्टाफ से बेवजह एक्सपोज ना हो। जी, तो ये होती है बातें जो खास होती हैं और जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। जानेंगे और भी बातें, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। मिशन हेल्थ में आप देख रहे हैं आज जो विषय है हमारा वो है रोगियों के अधिकार और कर्तव्य। कर्तव्यों के बारे में अभी हमने जाना डॉक्टर वर्मा से, और अब हम बात करेंगे एक और खास दिशा की ओर। अब हम बढ़ते हैं, वो है रोगी कल्याण समिति। तो मैम, रोगी कल्याण समिति के बारे में आपसे अब जानना चाहेंगे, क्या होता है ये और इसकी क्या सुविधाएं होती हैं समिति की? रोगी कल्याण समिति चिकित्सालय के अंदर एक समिति बनी हुई होती है जी, जैसे जो भी गवर्नमेंट के फंड आते हैं जी, या NHM नेशनल हेल्थ मिशन से आए या वो स्टेट बजट से आए जी, तो उसका किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, किस किस क्षेत्र में यूटिलाइज करना है, ठीक है, क्या उसकी प्रायोरिटी होंगी कि पहले कौन सी चीज़ हम करेंगे, बाद में कौन सी चीज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो फाइनल मतलब जो फैसला लिया जाता है वो रोगी कल्याण समिति के माध्यम से लिया जाता है। जानेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक भी, लेकिन पंजाब से कॉल आया, हमारे कॉलर मौजूद हैं। तो कुलविंदर सिंह जी मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर, पंजाब से इन्होंने फोन किया है, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, कुलविंदर सिंह बोल रहे हैं पंजाब से जी। हम आजाद देश के वासी हैं। आजाद देश होने के तौर पर हमें हर चीज जो मूल लोड़े हैं, रोटी कपड़ा मकान और इलाज है, विशेष करके इलाज की बात हो रही है हेल्थ की, तो वो हमें प्राप्त होने की हमें अधिकार है, हमारा ये अधिकार है क्योंकि हम आजाद देश के वासी हैं। तो लेकिन ये प्राप्त नहीं हो रहा है हर मनुष्य को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो जब प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें कहाँ संपर्क करना चाहिए, क्या करें हम? थैंक यू जी कुलविंदर जी। तो ये एक तरह की शिकायत के तौर पर हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल की बात अगर हो रही हो तो उसमें शायद अगर प्राइसेस को लेकर अगर बात हो, उनकी अगर कोई शिकायत हो तो क्या अधिकार है, उसी बारे में जानना चाह रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि उन्हें लगता है कि किसी इलाज में उनको पैसे ज़्यादा लिए गए हैं तो उसमें फिर वही कंज्यूमर फोरम के थ्रू वो शिकायत कर सकते हैं जी, और अगर वो सही पाई जाएगी तो उसका निस्तारण वो करेंगे। और मैम, अगर सरकारी अस्पताल में कोई शिकायत करनी हो तो क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, सरकारी अस्पताल में ज़्यादातर सुविधाएं तो मुफ्त होती हैं जी, लेकिन यदि कोई शुल्क, मैंने जैसा कि पहले बताया, यदि किसी इलाज का किसी भी चीज़ का अगर कोई शुल्क है तो वो सिटीजन चार्टर के थ्रू वो दर्शाया जाना चाहिए कि वो शुल्क कितना है और किस चीज़ का है जी। इसके अलावा कई बार और भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं परिजनों को, स्टाफ के बिहेवियर के बारे में या समय से इलाज ना देने के बारे में या और भी कोई शिकायत है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि वहाँ CMS या जो इंचार्ज है उनका नंबर जगह जगह पे डिस्प्लेड रहता है, जो उनका ऑफिशियल नंबर होता है उस पर वो सीधे फ़ोन करके बात कर सकते हैं या फिर CMS के कमरे में जाके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक शिकायत पेटिका जगह जगह लगाई जाती है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जहाँ पर रोगी सहायता केंद्र या हेल्प डेस्क उपलब्ध है वहाँ पर जाके वो रजिस्टर में उसको अपनी शिकायत को अंकित करा सकते हैं, और ये रोगी सहायता केंद्र ऑपरेटर्स और मैनेजर का काम होगा कि उसका उचित निस्तारण करके और उनको सूचना भी दें कि उनकी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई जी। तो डॉक्टर वर्मा, ये तो बात हमने जान ली कि किस तरीके से जो रोगी की शिकायत होती है वो पूर्ण रूप से तरीके से हैंडल की जाती है, लेकिन अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर अस्पताल में
कोई परिजन ऐसी कोई बात हो जाती है, अभद्रता हो जाती है या तोड़फोड़ हो जाती है, तो वो क्या अधिकार होता है अस्पताल का और इसके विरुद्ध क्या हम एक्शंस ले सकते हैं, ये आपसे अब जानना चाहेंगे। बड़ा बर्निंग टॉपिक उठाया आपने क्योंकि आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि कई बार चिकित्सालयों में इस तरह की घटनाएं सुनने में आ जाती हैं, अखबारों में आप पढ़ते ही रहते होंगे। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि यदि किसी भी मरीज़ के साथ जो परिजन हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तोड़फोड़ या मारपीट की कोई भी घटना अगर वो करते हैं, तो उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जिस तरह की किसी चिकित्सालय में, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चिकित्सालय परिसर में आप कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की जा सकती है और परिणाम भुगतने के लिए वो भी तैयार रहें। और अब अगर बात करें हम चिकित्सा के क्षेत्र में सामाजिक सहभागिता की, तो इसके बारे में अब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कई बार ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कि जिसमें कि सामाजिक सहभागिता की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि एक स्वच्छता ही सेवा या स्वच्छता से सिद्धि, इस तरह का एक कार्यक्रम बीच में चलाया गया था, एक पखवाड़ा चलाया गया था जिसमें सभी चिकित्सालयों में साफ सफाई व्यवस्था, वहाँ पे किस तरह से रोगी आ रहे हैं, उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक पखवाड़ा चला के उनको अभियान के रूप में उनको जानकारी देने की कोशिश की गई थी। तो इसमें सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता होती है कि चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था कैसे बनाई रखी जा सके, उसमें लोगों जो आने वाले हैं परिजन, उनका क्या रोल होगा, अगर कोई एक्टिविटी या कोई विशेष दिवस मनाया जा रहा है तो वो क्यों मनाया जा रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी आपने देखा होगा अगस्त के प्रथम सप्ताह में एक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है जी। तो उसके बारे में भी कई बार ऐसा किया जाता है कि जो सामाजिक परिवेश के लोग हैं वो लोग आके उसके बारे में जानकारी देते हैं, चिकित्सालय में जो रोगी भर्ती हैं या जो ओपीडी में आ रहे हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस तरह की एक सामाजिक सहभागिता से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जन जागरूकता अभियान जो हमारा है उससे जो रोगों से संबंधित जो जानकारी सबको होनी चाहिए वो मिल सके। जी, तो डॉक्टर वर्मा के ज़रिए हमने बहुत सारी बातें तो जान ली हैं और अब आगे बढ़ते बढ़ते बस आपसे यही मैम पूछना चाहेंगे कि आज के जो टॉपिक है, जो रोगियों के अधिकार हैं और कर्तव्य है, इसमें अगर कोई बात ऐसी हो जो हमारे दर्शकों को आप मूल रूप से कहना चाहती हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि रोगियों के अधिकार अपनी जगह हैं, उनके कर्तव्य भी अपनी जगह हैं। अपने अधिकारों का ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए, जो भी जानकारी आप चाहते हैं चिकित्सक से या चिकित्सालय से वो ज़रूर प्राप्त करें, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों पे भी ध्यान रखें जी। खासतौर पे साफ सफाई व्यवस्था में उसको बनाए रखने में सहयोग करें, और यदि कुछ और अगर आपको कोई शिकायत है तो उसको सही माध्यम से उसको अपनी शिकायत को सही व्यक्ति तक पहुंचाएं जिससे उसका निस्तारण हो सके, ना कि मारपीट या किसी अन्य तरीके को आप इस्तेमाल करें। ये मेरी आपसे ज़रूर गुजारिश रहेगी। और इसी गुजारिश के साथ एक सवाल मैम और बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसलिए रह गया था कि अगर ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो अंगदान की अगर बात करें तो किस तरीके से क्या अधिकार होता है, ये एक विस्तार पूर्वक रूप से बस जानना चाहेंगे। ऑर्गन डोनेशन साथ में मॉनिटरी डोनेशन दोनों ही के बारे में बताना चाहूँगी। इन सभी के लिए मॉनिटरी डोनेशन यदि कोई करना चाहे तो चिकित्सालय के इंचार्ज से मुलाकात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। यदि अंगदान करना चाहें, जैसे कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी रोगी की मृत्यु हो जाती है तो लोग चाहते हैं कि उनकी आंखों का दान कर दें या किसी और अंग का दान कर दें, तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि इसके बारे में तुरंत चिकित्सालय के इंचार्ज से या जो भी वहाँ पे चिकित्सक मौजूद है उसको तुरंत बताएं, क्योंकि इसका एक डेफिनेट पीरियड होता है जिसमें कि वो अंगदान किया जा सकता है। तो जल्द से जल्द उनसे संपर्क करें जिससे कि उसका आगे की कार्रवाई वो लोग करने में आपकी मदद कर सकें। तो ये आज हमने बातें जान ली रोगियों के अधिकार के और उनके कर्तव्यों के बारे में। ढेर सारी बातें जान के हमें जो शिक्षा मिली है, हम पूरी रूप से उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये आपके बहुत काम आएगी। और इसी के साथ बढ़ चलते हैं अब चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछते हैं जिसका सही जवाब देकर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद भी हो सकते हैं जब यहाँ पर बुलाए जाते हैं हमारे साथी। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के खास सवाल की ओर। आज का सवाल है, रोगी और उनके परिजनों के क्या कर्तव्य होते हैं। जी हाँ, तो ये आपको सवाल का जवाब हमको भेजना है और ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा चुने जाएंगे हमारे सही साथियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और इसके लिए हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और आप हमें अपने आंसर्स ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। तो इस पर आप अपने सही जवाब हमको भेजें और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे जवाब हम तक पहुंचेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त हमारे इस खास कार्यक्रम को। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।